नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में कोशिका यानी सेल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले, जो कि विगत वर्षों में लगातार एग्जाम में पूछे गए और आने वाली आपकी सभी एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले। तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन को बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कोशिका की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई है। अब ये क्वेश्चन भारत की सभी एग्जाम में पूछा गया, इजी क्वेश्चन है, लेकिन कोशिका की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कोशिका की खोज है ये किसके द्वारा की गई। तो याद रखना है जो दोस्तों, जो कोशिका की खोज है ये किसके द्वारा की गई, तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था दोस्तों, सन 1665 में, कब 1665 में जो रॉबर्ट हुक साहब है इन्होंने क्या किया था, तो जो कोशिका है इस कोशिका को कहाँ देखा था, तो जो पेड़ की छाल है जिसको हम कार्क बोलते हैं, उस कार्क में इन्होंने कोशिका को देखा था। और इनको जो कोशिका दिखाई दी थी वो कैसी दिखाई दी थी, तो जो मधुमक्खी है, इस मधुमक्खी का जो छत्ता होता है या मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके समान यहाँ पर इनको क्या दिखाई दी थी, तो कोशिका दिखाई दी थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है। कब की गई है, तो सन 1665 में की गई है। और इन्होंने कहां पर कोशिका को सबसे पहले देखा, तो पेड़ की छाल या कोर्क में देखा। और कैसी दिखाई दी थी, तो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है दोस्तों कि ये जो कोशिका थी ये कैसी थी, तो ये मृत कोशिका थी। मतलब सबसे पहले जो कोशिका की खोज की गई थी वो एक तरह की मृत कोशिका थी, यानी कि वो जीवित कोशिका नहीं थी। और रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी सबसे पहले वो एक मृत कोशिका थी। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि जीवित कोशिका की जो खोज है वो सबसे पहले किसने की। देखो दोस्तों, 1665 में रॉबर्ट हुक साहब आए थे, उन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज कर दी थी। लेकिन फिर बात करते हैं कि भाई जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जो जीवित कोशिका की खोज है ये किसने की, तो ये ल्यूवेनहोक नामक व्यक्ति ने की है। और कब की है, तो सन 1674 में की है। 1674 में जो ल्यूवेनहोक साहब है इन्होंने क्या देखा, तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज कर दी। और इन्होंने दोस्तों ये जो जीवित कोशिका है इसको कहां पर सबसे पहले देखा, तो जो तालाब का पानी है उस तालाब के पानी में सबसे पहले इनको जो जीवित कोशिका है वो जीवित कोशिका दिखाई दी। तो जो आपका ल्यूवेनहोक साहब है इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की थी 1665 में। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि जो कोशिका सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। अब दोस्तों दो व्यक्ति आए, सबसे पहले उन्होंने कोशिका की खोज कर दी, एक ने मृत कोशिका बनाई और एक ने जीवित कोशिका बनाई। अब फिर से दो व्यक्ति और आए दोस्तों, जिनका नाम है स्लाइडेन और स्वान। ये स्लाइडेन और स्वान नामक दो व्यक्ति आए और इन्होंने एक कोशिका का सिद्धांत आकर दे दिया। तो इसी को याद रखना है, जो कोशिका सिद्धांत है वो कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है दोस्तों स्लाइडेन और स्वान ने। इन्होंने क्या बोला कि जितने भी पौधे होते हैं और जितने भी आपके जीव जंतु होते हैं ये सब कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो ये बात किसने कही, स्लाइडेन और स्वान ने कही है। तो इसीलिए कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, स्लाइडेन और स्वान नामक दो व्यक्तियों ने यहाँ पर यह सिद्धांत दिया है। अगला, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है, यह कथन किसने दिया है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है दोस्तों। देखो कोशिका की खोज भी हो गई, कोशिका सिद्धांत भी हो गया। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया जिसने ये बोला कि भाई जितनी भी कोशिका है ये नई जो कोशिका बनती है वो नई कोशिका किससे बनती है, तो नई कोशिका पुरानी कोशिका से ही मिलकर बनती है। ये बात किसने बोली, तो ये बात बोली है रुडोल्फ विर्चो साहब ने। रुडोल्फ विर्चो ने ये बोला कि भाई जितनी भी पुरानी कोशिका है उसी पुरानी कोशिका से मिलकर आपकी फिर से नई कोशिका बनती है। तो ये रुडोल्फ विर्चो साहब ने ये बात बोली थी। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे कभी भी पूछे तो याद रखना है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है डिंब या अंडवाहिनी कोशिका, या इसी को हम बोल सकते हैं अंडाणु। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे पूछे तो वो कौन सी है, तो वो अंडाणु है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। अब सबसे बड़ी कोशिका अभी हमने देखी थी, अब पूछा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो जब भी आपसे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछे तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो तंत्रिका तंत्र की कोशिका है या जो तंत्रिका कोशिका है, यह तंत्रिका कोशिका मानव की सबसे लंबी कोशिका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो देखो
सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे कभी भी पूछ ले तो मैंने आपको बताया सबसे बड़ी कोशिका होगी अंडाणु। और अगर आपसे पूछे मानव की सबसे लंबी कोशिका पूछ ले तो वो आपकी तंत्रिका होगी। कौन सी होगी? तंत्रिका कोशिका। लेकिन अगर सबसे छोटी कोशिका पूछ ले तो जो मानव के स्पर्म या शुक्राणु होते हैं उसकी जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। तो मानव का शुक्राणु या स्पर्म जो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। तो ये चीज आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी? अब पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका पूछी आपसे, मानव का नहीं पूछा है। पूरे संसार में अगर हम देखें तो सब जीव जंतुओं में सबसे छोटी जो कोशिका है वो किसकी होती है? तो याद रखना है दोस्तों, जो माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु है इसकी जो कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की, वो पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका होती है। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि आपसे पूरे संसार की पूछिए या सबसे छोटी कोशिका पूछिए या मानव के बारे में पूछा है। तो मानव के बारे में पूछे तो सबसे छोटी कोशिका आपका स्पर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और आपको वहां पर माइकोप्लाज्मा ऑप्शन में दिया होगा तो फिर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। अगला है कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? क्वेश्चन फिर से वही है, मानव के बारे में नहीं पूछा है, पूरे संसार में सबको इंक्लूड करके पूछा है कि भाई सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आज आपका जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, संसार की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। देखो यहाँ पर सारे पॉइंट मैंने आपके सामने लिखकर दे दिए कि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे पूछे तो वो अंडाणु होगी। फिर अगर आपसे पूछ ले मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है तो फिर आपको तंत्रिका तंत्र बताना है। सबसे भारी और सबसे बड़ी कोशिका पूछ ले तो शुतुरमुर्ग का अंडा आएगा। अगर भारी पूछ ले या फिर बड़ी पूछ ले तो दोनों में ही संसार में सबसे भारी और बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। सबसे छोटी जीवित कोशिका पूछ ले तो ऐसी स्थिति में आपको माइक्रोप्लाज्मा बताना है। संसार की सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ा कोशिकांग पूछ ले तो केंद्रक, और सबसे छोटा कोशिकांग पूछ ले तो वो आपको राइबोसोम बताना है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से जो पूरी एक स्लाइड में मैंने आपके सामने रख दी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, कोशिका का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखो दोस्तों, दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों ये जो कोशिका है ना, ये कोशिका आपके शरीर की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये जो कोशिका है ना, इसी कोशिका से मिलकर आपके ऊतक बने होते हैं, और इसी कोशिका से मिलकर जो ऊतक बने होते हैं, इन ऊतक से मिलकर आपका जो शरीर का अंग है ये अंग बना होता है, और इसी अंग से आपके शरीर का अंग तंत्र बना होता है, और इन्हीं तंत्र से मिलकर आपका शरीर बना होता है। आपका शरीर बना होता है। मतलब एक चीज हमें ये समझ में आ रही है कि हमने सबसे छोटी इकाई कोशिका को माना है। तो अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई आपकी कोशिका हो जाएगी। या फिर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक पूछ ले या संरचनात्मक पूछ ले, संरचनात्मक पूछ ले, तो ऐसी स्थिति में भी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई पूछ ले तो ऐसी स्थिति में भी कोशिका आंसर होगा, क्योंकि इसी कोशिका से ऊतक बने हैं, ऊतक से अंग बना है, अंग से अंग तंत्र बने हैं, और इसी से आपके पूरे शरीर का निर्माण हुआ। मतलब ये कोशिका जो है आपके शरीर की नींव रख रही है, एक ईंट की तरह आपके शरीर में काम कर रही है, और इसी कोशिका का अध्ययन हमें साइटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों ये जो कोशिका है ना, कोशिका नाम अगर दिखने में देखो तो एक शरीर की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन दोस्तों इस कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग समाये। मतलब कोशिका के अंदर के जो अंग है उनको हमने कोशिकांग नाम दिया, और उन कोशिकांग के बारे में एग्जाम में आंसर पूछे जाते हैं तो उनको आपको याद रखना है। देखो सबसे पहला आता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और 1000 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका का पावर हाउस, या इसी को कहा जाता है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं। दोनों का आंसर एक ही है और दोनों का क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह पूछ या पावर हाउस पूछ ले तो आपको आंसर बताना है माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से और कोशिका की दृष्टि से, तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आगे सारे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। अगला, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। दोस्तों जब भी क्या होता है कि या तो कोशिका में कोई ऐसा पदार्थ
घुस जाए जिसको कोशिका पचा नहीं पा रही है, या फिर कोशिका का जीवन काल पूरा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो कोशिका है वो कोशिका फट जाती है। और कोशिका को कौन फटने में मदद करता है, तो वो मदद करता है दोस्तों लाइसोसोम। कौन करता है? लाइसोसोम। तो जब भी कोशिका का जीवन काल पूरा हो जाता है तो लाइसोसोम फट जाता है कोशिका का जीवन काल पूरा होने में, या फिर कोशिका के अंदर ऐसा कोई पदार्थ आ जाए जिससे कोशिका उसको पचा नहीं पाती है, तो लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका को फाड़ देता है। तो इसीलिए जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? अब देखो, कोशिका में जो प्रोटीन का निर्माण कर रहा है वो कौन कर रहा है, और अगर वो प्रोटीन का निर्माण कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो याद रखना है, कई बार मैंने आपको बताया कि जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और अभी हमने पढ़ा था कि जो राइबोसोम है ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। सबसे छोटा अगर कोशिकांग अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा होगा दोस्तों? कोशिकांग कौन सा होगा? तो वो राइबोसोम होगा। और राइबोसोम क्या कर रहा है? तो प्रोटीन का निर्माण कोशिका के अंदर करता है। अगला, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई कोशिका जो है, इस कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? देखो दोस्तों, जब भी हम बात करेंगे कोशिका के रसोई घर की, तो हम बात कर रहे हैं मतलब किसकी? पेड़ पौधों की। और पेड़ पौधों की हम बात करें तो दोस्तों ये जो पेड़ पौधे ये क्या करते हैं? तो सूर्य से जो भी प्रकाश आता है उस प्रकाश को अवशोषित करते हैं और उसकी सहायता से या प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अगर अपना भोजन बना रहे तो कौन इसमें जिम्मेदार होगा? तो हरित लवक। तो दोस्तों याद रखना है, जो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन पौधों में बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो दोस्तों, जब भी हम कोशिका के अंदर की बात करें तो कोशिका के अंदर जो पदार्थ है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला जो अंग है उसी को कोशिका का यातायात प्रबंधक अंग कहते हैं। यह कोशिका का डाकघर भी इसे बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि कोशिका का डाकघर या यातायात प्रबंधक अंग किसे बोला जाता है तो वो कौन सा कोशिकांग है? तो वो गोल्जिका ही है। ये गोल्जिका ही क्या करता है दोस्तों कि कोशिका में जितने भी पदार्थ है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। तो इसीलिए इसे यातायात प्रबंधक या फिर इसे डाकघर कहा जाता है, या इसी को ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। तो ये सारे नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला, कोशिका का मस्तिष्क या नियंत्रक किसे कहते हैं? अब देखो दोस्तों, ये जो कोशिका है ना, इस कोशिका में अलग अलग अंग है, लेकिन ये सारे अंग कौन कंट्रोल करता है? या फिर इस पूरी कोशिका का जो केंद्रक है वो क्या काम करता है? तो पूरी जो कोशिका है उस कोशिका के जितने भी कोशिकांग है उन पर नियंत्रण रखता है। तो इसीलिए इसको कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो जो केंद्रक होता है उस केंद्रक को क्या कहा जाता है? तो पूरी कोशिका का मस्तिष्क या नियंत्रक केंद्र कहा जाता है। तो ये केंद्रक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? अब देखो, बात आती है कोशिका की भित्ति की, तो एक चीज तो ये याद रखना है दोस्तों कि ये जो कोशिका भित्ति है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, ये मनुष्यों में नहीं पाई जाती है। पहली चीज, ये किस में नहीं पाई जाती है? मनुष्यों में नहीं पाई जाती है। दोस्तों ये किस किस में पाई जाती है? एक तो पेड़ पौधों में पाई जाती है, एक आपका कवक में पाई जाती है। कवक में पाई जाती है, तो पेड़ पौधों और कवक में आपकी कोशिका भित्ति पाई जाती है, और एक जीवाणु में पाई जाती है। जीवाणु, कवक और पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये जंतुओं में नहीं पाई जाती है। तो ये अंतर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग मनुष्य में नहीं पाया जाता है, तो फिर कोशिका भित्ति आपको आंसर बताना है। और ये जो कोशिका भित्ति है पेड़ पौधों में पाई जाती है, तो ये किसकी बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है दोस्तों। किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपका पेड़ पौधों या पादप की कोशिका भित्ति के बारे में, कि पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। देखो, कोशिका भित्ति के बारे में दो तीन चीजें आपको बता देता हूं कि ये जो कोशिका भित्ति है दोस्तों, एक तो पादप में, एक कवक में
और एक जीवाणु में। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि इनमें ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। दोस्तों ये क्या करती है, तो ये सबसे भारी परत होती है। कोशिका जो भित्ति है वो पादप की, कवक की और जीवाणु की सबसे भारी परत होती है, दृढ़ होती है, जो कि इनकी रक्षा करती है या इनको जो मजबूती प्रदान करती है वो कौन करती है, कोशिका भित्ति करती है। अब दोस्तों इसके तीन स्तर है, मतलब ये तीन स्तर में बटी हुई है। प्राथमिक स्तर सबसे ऊपर होता है दोस्तों, और ये प्राथमिक स्तर पारगम्य होता है, पारगम्य होता है। उसके बाद में दोस्तों द्वितीय स्तर आता है, और ये जो द्वितीय स्तर है ना, ये लिग्निन और सेल्यूलोज का बना होता है, और इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है वो मध्य स्तर करता है, जो कि आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम, उसके बाद में पेक्टेट लवण का बना होता है। तो इतना डीप में नहीं जाना है, बस तीन स्तर इसके होते हैं, प्राथमिक स्तर, द्वितीय स्तर और बीच वाला स्तर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में पेक्टेट लवण इसको जोड़ने का काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पूछेगा कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। अभी हमने पादप की कोशिका भित्ति पढ़ा था, अब कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों, काइटिन की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। बैक टू बैक तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, एग्जाम के नाम आपके सामने एक स्लाइड से। तो जो जीवाणु की कोशिका भित्ति है वो आपका पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो पेप्टिडोग्लाइकन की आपकी जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, ये चीज आपको याद रखना है। अब देखो दोस्तों, दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जब भी बात आती है पादप की और जब भी बात आती है जंतु या मनुष्य की, तो दोस्तों ये जो पादप है ना, इस पादप की ये कोशिका भित्ति है और जंतुओं की ये कोशिका भित्ति है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछे कि पादप की जो कोशिका भित्ति है इसकी सबसे भारी परत कौन सी है, तो इसकी सबसे भारी परत है कोशिका भित्ति। और अगर आपसे पूछे कि जंतु की सबसे भारी परत कौन सी है कोशिका की, तो वो आपको बताना है झिल्ली। कौन सी है, झिल्ली। क्योंकि दोस्तों ये जो पादप कोशिका है ना, सिर्फ कोशिका भित्ति इसमें ही पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी तो इसमें कोशिका झिल्ली सबसे भारी परत होगी। और इस पादप में याद रखना है दोस्तों, कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पादप में तो कोशिका भित्ति और झिल्ली दोनों है, लेकिन जंतुओं में भित्ति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झिल्ली है। और इसी कोशिका की जो झिल्ली है ये मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, तो फास्फोलिपिड और प्रोटीन की। मतलब अगर आपसे पूछे वसा और प्रोटीन की बनी होती है, वसा और प्रोटीन, तो या तो यहाँ वसा या प्रोटीन आ जाएगा या फिर फास्फोलिपिड और प्रोटीन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दोनों में से कुछ भी आ जाए, दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी। माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से और पूरी कोशिका की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है ये किसने की, तो कोलिकर के द्वारा या अल्टमैन के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोलिकर या अल्टमैन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। देखो दोस्तों, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, यहाँ पर इसकी खोज से बड़ा क्वेश्चन रहता है। एक व्यक्ति आया कोलिकर, और दोस्तों ये जो कोलिकर व्यक्ति है ना, इसने इसको कहाँ देखा, तो जो कीटों की पेशी होती है, इस कीटों की पेशी में आपका कोलिकर ने सबसे पहले इसको देखा था। तो सबसे पहले कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को कहाँ देखा था, कीटों की कोशिका में। और एक व्यक्ति आया अल्टमैन, और अल्टमैन जो व्यक्ति था ना दोस्तों, इसने इसको क्या नाम दिया, तो इसको नाम दिया बायोप्लास्ट। तो अगर आपसे पूछे कि अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था, तो बायोप्लास्ट दिया था। और एक व्यक्ति आया दोस्तों जिसका नाम है सी बेंडा, और इसी सी बेंडा ने आखिरी में इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो अगर आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो ये सी बेंडा ने दिया। लेकिन सबसे पहले खोज या सबसे पहले देखा किसने, तो ये कोलिकर के द्वारा देखा गया था। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसमें जो ऊर्जा होती है ये एटीपी के रूप में आपकी संचित होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपका एग्जाम में पूछा गया है। देखो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया की मैंने आपको सबसे पहले बताया, सबसे पहले इसको कोलिकर के द्वारा
देखा गया और कीटों की रेखित पेशी में देखा और सार्कोसोम नाम दिया था। तो कोलिकर ने इसको क्या नाम दिया, सार्कोसोम। फिर एक व्यक्ति आया फ्लेमिंग, तो फ्लेमिंग ने इसको फीला बोल दिया। फिर एक व्यक्ति आए अल्टमान, तो अल्टमान ने इसको क्या बोला, बायोप्लास्ट। और फिर आखिरी में सी बेंडा नाम का व्यक्ति आया जिसने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, इसका संरचना देखो, इसका इमेज देखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये देखो कि दोस्तों ये दोहरे, इसमें दोहरा आवरण पाया जाता है, दोहरा आवरण पाया जाता है, दोहरा आवरण इसमें पाया जाता है। मतलब ये देखो, एक आवरण ये हो गया और एक आवरण ये हो गया, मतलब ये दो आवरण वाला कोशिकांग है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज ये याद रखना है दोस्तों कि इसमें जो द्रव भरा होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मैट्रिक्स द्रव। क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स द्रव। और इसमें जो ये उभार वाली संरचना है इसको क्या नाम दिया गया, तो इसको क्रिस्टी कहा गया। तो क्रिस्टी किसका भाग है, माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया में द्रव कौन सा भरा हुआ, मैट्रिक्स द्रव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है दोस्तों कि इसमें खुद का आरएनए, खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम पाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग है जिसके पास खुद का आरएनए, खुद का डीएनए है और राइबोसोम है। मतलब दोस्तों पूरी जो कोशिका है ना, ये पूरी कोशिका, इस पूरी कोशिका के पास में खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है। लेकिन दोस्तों ये एक माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा अंग है जिसके पास भी खुद का डीएनए और आरएनए है और राइबोसोम है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीजें कोशिका में खुद की है वही इसके पास भी खुद की है, ठीक है। और दोस्तों एक व्यक्ति आए जिनका नाम है सीके विड्ज, तो इन्होंने इसको क्या कहा, कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह किसको बोला, माइटोकॉन्ड्रिया का। अब दोस्तों होता क्या है कि जैसे हमने खाना खाया C6H12O6 और अपने खाने में क्या हुआ, तो अपन ने ऑक्सीश्वसन की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन चला। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो खाना है ऑक्सीजन में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल देता है और साथ ही में हमें ATP के रूप में ऊर्जा मिल जाती है। 36 ATP ऊर्जा अपने को यहाँ पर मिलती है। तो अगर आपसे पूछे कि ये आपको ऊर्जा किस रूप में दे रहा है, तो ATP के रूप में ऊर्जा देता है, इसीलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। इसी में दोस्तों ऑक्सीश्वसन के दौरान क्रेब्स चक्र चलता है। तो मतलब जैसे खाना खाया, ऑक्सीजन मिला, तो क्रेब्स चक्र चलेगा और क्रेब्स चक्र के बाद में CO2 H2O और 36 ATP ऊर्जा अपने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो इतनी चीजें इससे याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई। अब लाइसोसोम जो है इसकी खोज किसने की, तो लाइसोसोम के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ये जो लाइसोसोम है ये कोशिका की आत्मघाती थैली है और आत्मघाती थैली है। तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो क्रिश्चियन डी डूबे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइसोसोम की खोज किसने की, क्रिश्चियन डी डूबे ने इसकी खोज की। देखो लाइसोसोम के बारे में दो तीन चीजें याद रखना, इसकी खोज किसने की, क्रिश्चियन डी डूबे ने की। इसको नाम किसने दिया, तो नोविकोव नामक व्यक्ति ने इसको लाइसोसोम नाम दिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। ये क्या करते हैं, तो ये एक एंजाइम कोशिका का जो जीवन चक्र पूरा होने पर अपघटित हो जाते हैं जिससे कोशिका फट जाती है। मतलब दोस्तों ये जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम क्या करते हैं, तो इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जैसे राइबोन्यूक्लियस, फास्फेट, प्रोटीनेज। अब ये क्या करते हैं कि जैसे आपका कोशिका का जीवन चक्र पूरा होगा तो ये जो एंजाइम है ये अपघटित होंगे और जब ये एंजाइम अपघटित होंगे तो कोशिका फट जाएगी, इसीलिए इसे कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डूबे ने की। इसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कोशिका का जीवन चक्र पूरा होने पर अपघटित हो जाते हैं जिससे कोशिका फट जाती है और इसीलिए आत्मघाती थैली से कोशिका की कहा जाता है। अगला, केंद्रक की खोज किसने की थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखना है दोस्तों, जो केंद्रक है इसकी खोज किसने की, तो ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। देखो ये केंद्रक के बारे में दो तीन चीजें आपको समझना है। सर्वप्रथम जो केंद्रक को देखा है ना दोस्तों, वो ल्यूवेनहोक ने देखा था, लेकिन इसकी खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे जाता है, रॉबर्ट ब्राउन को। मतलब खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है तो वो कौन सा है, तो वो आपका केंद्रक होता है। लेकिन दोस्तों जो स्तनधारी है ना, इनकी जो आरबीसी होती है इनमें केंद्रक नहीं होता है। मतलब एक चीज अपने को ये पता चली कि जो मनुष्य स्तनधारी है उनकी जो आरबीसी होती है उनमें जो आपका केंद्रक होता है वो केंद्रक नहीं होता है। लेकिन दोस्तों दो ऐसे स्तनधारी है, एक तो आपका ऊंट और एक लांबा, इनकी जो आरबीसी है इनमें केंद्रक पाया जाता है। मतलब
अगर स्तनधारियों की बात करें तो उनमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन दो अपवाद है, एक तो ऊंट और लांबा, जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। अब दोस्तों जो केंद्रक है, इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसको अपन ने क्या नाम दिया, केंद्रक द्रव। ठीक है, अब केंद्रक द्रव में क्या होता है दोस्तों, डीएनए और प्रोटीन से बने कुछ धागे या क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं, जो बाद में विभाजन के बाद में किसका निर्माण करते हैं, तो गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। मतलब एक चीज हमें ये पता चली कि जो गुणसूत्र का निर्माण है, ये गुणसूत्र का निर्माण भी किसमें हो रहा है, तो गुणसूत्र का निर्माण आपके केंद्रक में हो रहा है। मतलब एक चीज हमें ये भी पता चली कि गुणसूत्र का निर्माण अगर केंद्रक में होता है तो एक जो संतति है उससे दूसरी संतति में जितने भी गुण पहुंचते हैं वो केंद्रक की सहायता से ही पहुंचेंगे। मतलब ये पूरी कोशिका पर नियंत्रण रखता है, केंद्र कोशिका का विभाजन का काम करता है और डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण को प्रतिकर्तित करता है। मतलब एक चीज ये देखो कि सबसे बड़ा अंग है कोशिका का, इसी कोशिका के अंग में गुणसूत्र भी बन रहे हैं और गुणसूत्र के बाद में डीएनए और प्रोटीन के द्वारा इसमें क्रोमेटिन के धागे बन रहे हैं। मतलब एक ही इतने बड़े केंद्रक में कितनी चीजें आपकी चल रही है, और वो केंद्रक जो आपका कोशिका में पाया जाता है, मतलब छोटा सा केंद्रक, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, और ये केंद्रक आपकी पूरी कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग माना जाता है। अगला, कोशिका में जल और अपशिष्ट पदार्थों को संचित कौन करता है। मतलब कोशिका में आपका जो जल हो गया और जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको संचित कौन करता है, तो वो करती है आपकी रसधानियां। कौन करती है, तो रसधानियां ये काम आपका करती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मुख्य अंतर क्या है। मतलब एक तो आपकी पेड़ पौधे यानी पादप की कोशिका और जंतु कोशिका में एक मुख्य अंतर आपको बताना है। तो मैंने जैसा क्वेश्चन बोला था वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आ गया। पादप और जंतु दोनों में केंद्रक होता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों में कोशिका भित्ति होती है, बिल्कुल सही बात है। दोनों में केंद्रक द्रव साइटोप्लाज्म होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कोशिका भित्ति का सबसे बड़ा अंतर है दोस्तों, ये कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ पादप में, तो ओनली पादप में पाई जाती है। ये चीज आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसमें सबसे बड़ा मुख्य अंतर है कोशिका भित्ति का। अगला, किस कोशिकांग में स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कौन कौन से कोशिकांग है जिनके पास में स्वयं का डीएनए, स्वयं का राइबोसोम पाया जाता है। तो अभी अपन ने डिस्कस किया था, एक तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया और एक लवक, ये दोनों ऐसे कोशिकांग है जिनके पास में स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने अभी सारी चीजें आपको बता दी। एक चीज और याद रखना है दोस्तों, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, महक, महक नाम आप याद रख लेना। इस महक से एक तो आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एक तो आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक आता है आपका हाफ और हरित लवक, हरित लवक, और एक काफ और आपका आ जाएगा केंद्रक। तो ये तीन महक से आपको कोशिकांग याद रखने, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और आपका केंद्रक। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इनमें दोहरा आवरण होता है। क्या होता है, तो दोहरे आवरण वाले कोशिकांग अगर कभी एग्जाम में पूछ लेंगे तो फिर ये तीन नाम आपको याद होना जरूरी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक, ये दोनों दोहरे आवरण वाले कोशिकांग हैं। और डीएनए और आरएनए और राइबोसोम खुद का किसके पास है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के पास है। अगला, राइबोसोम का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है। तो याद रखना है दोस्तों, जो केंद्रिका होती है ना, इस केंद्रिका में आपका जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम का निर्माण होता है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला, अंतःप्रद्रवी जालिका का मुख्य कार्य क्या होता है। देख दोस्तों, ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका है ना, ये एक तो प्रोटीन और एक आपका लिपिड का परिवहन करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, प्रोटीन और लिपिड का परिवहन कौन करता है, तो अंतःप्रद्रवी जालिका करती है। अंतःप्रद्रवी जालिका भी दो प्रकार की होती है जिसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। अगला, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर क्या चिपके होते हैं। देखो, एक मैंने अभी बताया कि दोस्तों अंतःप्रद्रवी जालिका दो तरीके की होती है। एक तो होती है आपकी चिकनी। अगर दोस्तों कोई भी चीज चिकनी है तो वो किसकी बनी होती है, वो वसा की बनी होती है। मतलब अगर अंतःप्रद्रवी जालिका चिकनी है तो वो वसा की बनी हुई है। अगर वो खुरदरी है तो मतलब उस पर कुछ चिपका होगा, और खुरदरी है तो उस पर क्या चिपके होंगे, तो उस पर राइबोसोम चिपके होंगे, राइबोसोम चिपके होंगे। तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा है कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर क्या होता है, तो राइबोसोम होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
देखो ये अंतःप्रदर्वी जालिका, पहली चीज अगर आपसे पूछे कि अंतःप्रदर्वी जालिका की खोज किसने की, तो पोर्टर में की, पोर्टर ने की। ये केंद्रक और कोशिका के द्रव के बीच में अनुवांशिक पदार्थों का आवागमन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ये देखो अंतःप्रदर्वी जालिका की अगर आप इमेज में देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है केंद्रक के आसपास, और केंद्रक के सबसे पास में होती है। तो ये क्या करती है, तो कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच में जितने अनुवांशिक पदार्थ है उनका क्या करती है, आवागमन करती है। किसकी बनी होती है, तो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है दोस्तों। और कोशिका के आंतरिक कंकाल बनाने का काम भी कौन करती है, अंतःप्रदर्वी जालिका। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो कोशिका और केंद्रक के बीच में अनुवांशिक पदार्थों का आवागमन कर रही है, बनी किसकी होती है, लाइपोप्रोटीन की। कोशिका का जो अंदर का कंकाल है, जैसे हमारे अंदर हड्डियां है वैसे कोशिका के अंदर जो कंकाल बनाने का काम करती है या उनको यांत्रिक सहारा देने का काम करती है, वो कौन करती है, तो अंतःप्रदर्वी जालिका करती है। और दोस्तों ये दो तरह की होती है, एक तो होती है खुरदुरी, और खुरदुरी है तो इसकी सतह पर क्या चिपके होंगे, राइबोसोम चिपके होंगे जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, और ये केंद्रक के समीप होती है। अगर आपसे पूछे कि केंद्रक के समीप कौन सी अंतःप्रदर्वी जालिका होती है, तो खुरदुरी होती है। और दूसरी होती है चिकनी, जिसमें राइबोसोम नहीं होते हैं, ये वसा का निर्माण करती है और विषैले जो पदार्थ है उनका निवारण करती है, विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर करती है, और ये कोशिका झिल्ली के पास होती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अपने को यहाँ पर समझ में आई कि चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका वसा की बनी होती है, और अगर कोशिका में विषैले पदार्थ आ जाते हैं तो ये चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका कोशिका से उनको बाहर कर देती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन तो हम साथ साथ लगा ही रही है, साथ में हम उनकी डिटेल भी देखते जा रहे हैं ताकि आपको चीजें जल्दी से समझ में आए। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र नाम जो है ये किसने दिया है। देखो दोस्तों गुणसूत्र की हम बात करें ना, तो जो गुणसूत्र है वो काम क्या करते हैं, तो गुणसूत्र जो है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षण को पहुंचाते हैं। अब ये जो इनका नाम दिया है ये किसने दिया, तो ये वोल्डेयर नाम के व्यक्ति ने दिया। तो गुणसूत्र अगर हम देखें तो गुणसूत्र जो है ये किसने नाम दिया, तो वोल्डेयर ने दिया। अगला, सामान्यतः मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो, तो याद रखना है दोस्तों गुणसूत्र की संख्या की हम बात करें तो ये कितनी होती है, 46। लेकिन दोस्तों अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि ये जोड़े में कितनी है, तो जोड़े में 23 है, 23 है। लेकिन देखो यहाँ पर 23 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो अगर संख्या पूछे तो 46 होगी, लेकिन गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक जोड़ा 2 का बनता है, तो 23 अगर इंटू 2 करेंगे तो टोटल 46 हो जाएंगे। मतलब टोटल तो आपके 46 है, और अगर जोड़े पूछे तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, और ये एमपी पुलिस का क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा साधा। अगला, कायिक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है। अब कोशिका विभाजन की यहाँ पर बात आई है, तो कायिक कोशिका में कौन सा विभाजन होगा, तो समसूत्री विभाजन यहाँ पर होगा। तो कायिक कोशिका में सीधा सीधा याद रखना है समसूत्री विभाजन होता है। अगला, जनन कोशिका के निर्माण के समय कौन सा विभाजन होता है। देखो जब भी जनन कोशिका होता है और जनन कोशिका का जब निर्माण होता है तो उनमें क्या होता है, विभाजन होता है। और उनमें कैसा विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आपको याद रखना है कि जनन कोशिका के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अगला, जीनों का विनिमय किस अवस्था में होता है, मतलब जीन जो है वो एक से दूसरे में कब पहुंचते हैं, मतलब जीनों का जो विनिमय है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कब पहुंचते हैं, तो ये पेकिटिन के द्वारा पहुंचते हैं। ठीक है, तो पेकिटिन की जो अवस्था है, इस पेकिटिन की अवस्था में जो जीन है ये इनका विनिमय होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कोशिका विभाजन को किसने देखा। अब देखो कोशिका का जब विभाजन होता है तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, ये एक बहुत बड़ी और जटिल प्रक्रिया है। तो कोशिका का जो विभाजन है इसको सबसे पहले देखने वाले व्यक्ति का नाम है क्या, विर्चो। तो विर्चो ने सबसे पहले कोशिका का विभाजन देखा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, किस विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। देखो गुणसूत्र की संख्या, अब देखो कोई भी कोशिका का विभाजन अगर हो रहा है और उसमें जो गुणसूत्र है उनकी संख्या आधी हो गई, मतलब ऐसा विभाजन कौन सा है, तो आधी हो जाना मतलब अर्धसूत्री विभाजन, सॉरी हाँ अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी हो जाती है। अगला, डीएनए का द्विकुंडलित प्रारूप किसके द्वारा प्रतिपादित किया। अब दोस्तों डीएनए जो होता है ना, ये डीएनए का जो स्वरूप अगर देखोगे तो ये डीएनए कुछ इस प्रकार से
इस प्रकार से बना हुआ है, मतलब ये द्विकुंडलित होता है, मतलब दो रस्सियों से बना हुआ है। और ये बात किसने की, तो दो व्यक्ति थे जिनका नाम है वॉटसन और क्रिक। वॉटसन और क्रिक नामक जो व्यक्ति है उन्होंने डीएनए के बारे में बताया है कि भाई ये जो डीएनए है ये द्विकुंडलित होता है, दो रस्सियों को जब हम आपस में लपेट देते हैं तो दो कुंडली जैसी संरचना बनती है। और ये बात वॉटसन और क्रिक नामक व्यक्तियों ने बताई है। अगला, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है। अब देखो दोस्तों, जो डीएनए ना उसमें तो थाइमिन होता है, लेकिन आरएनए में जो थाइमिन है इसके स्थान पर दूसरा पदार्थ आता है जिसका नाम है यूरेसिल। तो यूरेसिल आपको याद रखना है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आता है। अब मैं डीएनए की क्लास आपकी लूंगा तब चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। एक तो डीएनए की क्लास हम लेंगे कभी, और एक आपका जो कोशिका विभाजन है इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगला, कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी। अब देखो, कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था अगर आप देखोगे ना दोस्तों तो वो कौन सी है, इंटरफेज। जब भी कोशिका का विभाजन चल रहा होता है, और जब विभाजन चल रहा होता है तो ऐसी स्थिति में सबसे लंबा समय कब लगता है, तो इंटरफेज की जो अवस्था है, इस इंटरफेज अवस्था में ये सबसे लंबी प्रावस्था आपको देखने को मिलती है। अगला, प्रोकैरियोटिक कोशिका की मुख्य विशेषता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आइए प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका से एक चीज आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, तो पुरानी या आदिम जो कोशिका होती है इन्हीं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। और इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है दोस्तों कि इनमें जो केंद्रक कला होती है, इस केंद्रक कला का अभाव होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें केंद्रक कला का अभाव होता है, ये सबसे बड़ी विशेषता इसकी है। अगला, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है। देखो दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कभी भी आपसे पूछे तो आपको याद रखना है जीवाणु। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीवाणु आपको याद रखना है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगला, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि ये आदिम या पुरानी जो कोशिका होती है उनको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। और इसमें जो डीएनए पाए जाए, सॉरी, इसमें जो राइबोसोम पाए जाएंगे वो 70 इस प्रकार के राइबोसोम इसमें पाए जाएंगे। अगला होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसमें मुख्य प्रकार से कौन किससे राइबोसोम पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका जहां पर भी आ जाए ना दोस्तों, वहां पर आपको याद रखना है कि जितनी भी नई कोशिका है या विकसित कोशिका है, जितनी भी नई और विकसित कोशिका है उनको कहा जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है वो 80S प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, 80S प्रकार का राइबोसोम इसमें पाया जाता है। अब देखो, ये थोड़ा सा इसमें अंतर देख लो। मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है आदिम या पुरानी या फिर अल्प विकसित कोशिका। ये किस किस में पाई जाती है, तो एक तो बैक्टीरिया और जीवाणु में। इसके जो एग्जाम्पल है ये याद रखना है कि ये किस किस में पाई जाती है, तो बैक्टीरिया और जीवाणु में पाई जाती है। दोस्तों इसमें क्या होता है, तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली अल्प विकसित होती है, ठीक है। इसमें अगर आपसे पूछे तो नग्न डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं, बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा में ये आपकी पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका की हम बात करें तो दोस्तों ये कैसी है, नवीन है और विकसित होती है। इसमें डीएनए कैसा पाया जाता है, आवरण युक्त। इसमें जो राइबोसोम है वो 80 इस प्रकार के पाए जाते हैं। और इनमें ये कहाँ पाई जाती है, तो पादप और जंतुओं में पाई जाती है। ये एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ये दोनों चीजें इस आपके स्लाइड में हमने यहाँ पर समझा है। अगला कोशिका है कि पादप में कोशिका विभाजन के दौरान साइटोकाइनेसिस किसके द्वारा होता है। अब देखो, ये भी कौन सा है, कोशिका विभाजन का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रख लो कि कोशिका विभाजन के दौरान जो साइटोकाइनेसिस होता है ये सेल प्लेट में होता है। तो ये जब भी हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे चीजें आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला, कोशिका में तुर्क तंतुओं का निर्माण कौन करता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोशिका में जो तुर्क तंतु है उनका निर्माण कौन करता है, तो ये तारककाय करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तारककाय कोशिका में तुर्क तंतुओं का निर्माण करता है। अगला, प्रोग्राम सेल डेट को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो प्रोग्राम सेल डेट होती है ये क्या कहा जाता है, तो याद रखना है नेक्रोसिस, सॉरी एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस इसको कहा जाता है, एपोप्टोसिस इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अब देखो, ये कुछ क्वेश्चन सेल से ऐसे आएंगे जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। अब जब आपने कोशिका विभाजन पढ़ रखा होगा तो ये चीजें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। अगला, हरित लवक
के केंद्र में कौन सी धातु आयन पाया जाता है। अब दोस्तों ये हरित लवक जो है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरित लवक की हम बात करें तो ये क्या काम करता है, तो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है, तो भोजन का निर्माण करता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसके केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसके केंद्र में मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देखो हरित लवक की हम बात करें दोस्तों तो इसका जो रंग होता है वो हरे रंग का होता है। और हरा रंग क्यों होता है, तो इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णन पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हरित लवक का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है, इसकी खोज किसने की, तो अर्नेस्ट हेक्ले के द्वारा की गई है। लेकिन ये शब्द किसने दिया, तो ये सिम्पर ने शब्द दिया। तो अगर आपसे पूछे कि हरित लवक की खोज किसने की, तो अर्नेस्ट हेक्ले ने की, लेकिन शब्द किसने दिया, सिम्पर ने दिया। दोस्तों ये क्या करता है हरित लवक कि जितनी भी वायुमंडल में CO2 है और H2 है, इन सब के साथ क्रिया करके अपना भोजन बनाता है C6H12 और आपका वायुमंडल में O2 रिलीज करता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब दोस्तों जो हरित लवक है ये काम क्या करता है, तो जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हरित लवक काम क्या करता है, तो जितनी भी प्रकाश से ऊर्जा आती है उस प्रकाश से ऊर्जा से भोजन बनाकर उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने अभी बताया कि इसमें मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन में अपन ने देखा। लेकिन दोस्तों जब भी इसमें प्रकाशीय अभिक्रिया की बात करें कि भाई प्रकाशीय अभिक्रिया इसके किस भाग में होती है, तो ग्रेना में होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगर अप्रकाशीय अभिक्रिया की बात करें कि अप्रकाशीय अभिक्रिया किस भाग में होती है, तो स्ट्रोमा में होती है। ये दोनों ही हरित लवक के अलग अलग भाग है। प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना में हो रही है और अप्रकाशीय अभिक्रिया स्ट्रोमा में हो रही है। तो इतने सारे पॉइंट आपको हरित लवक के बारे में याद रखना है। अगला, टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टमाटर का जो लाल रंग है ये होता है आपका लाइकोपीन नामक वर्णक के कारण। अब देखो अलग अलग वर्णक है जो आपने पढ़े होंगे, तो उनके कारण क्या है, फल और सब्जियों के कलर बदलते हैं। जैसे टमाटर को कौन लाल रंग दे रहा है, तो लाइकोपिन दे रहा है। उसके बाद में हम बात करें गाजर की, तो गाजर का जो नारंगी रंग है वो किसके कारण होता है, तो वो कीरोटिन नामक वर्णक के कारण होता है। तो कीरोटिन इसको लाल रंग दे रहा है और आपका टमाटर को लाइकोपिन दे रहा है। तो ये सब चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अब दोस्तों ये पूरी कोशिका आपके सामने, मैंने आपको ये बताया था कि जो कोशिका है वो कोशिका आपके पूरे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन देखने में अगर आप देखोगे तो ये शरीर की बहुत ही जटिल इकाई है। इस कोशिका की हम बात करें तो ये कोशिका के अंदर जितने भी आपको चीजें दिखाई दे रही है ये सारे कोशिका के अंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। तो कोशिका का सबसे भारी अंग अगर आपसे पूछे कि कोशिका की सबसे भारी आवरण कौन है, तो वो कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली सबसे भारी आवरण है जो कि कोशिका को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करते हैं और पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण करती है। तो अगर आपसे पूछे कि कोशिका का सबसे भारी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि ये क्या काम करती है, तो कोशिका को सुरक्षा देती है और कौन पदार्थ को अंदर लेना है, किसको बाहर जाना है, ये चीज सब कोशिका झिल्ली तय करती है। फिर बात करते हैं दोस्तों हम किसकी, तो उसके बाद में हम चलते हैं केंद्रक पर। तो सबसे बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर केंद्रक। ये जो केंद्रक है ना दोस्तों, इसको पूरी कोशिका का मस्तिष्क बोला जाता है क्योंकि ये पूरी कोशिका को नियंत्रण करता है। ठीक है, तो कोशिका का नियंत्रण केंद्रक करता है और इसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है। और अनुवांशिक पदार्थ के साथ साथ पूरे कोशिका पर नियंत्रण भी कौन करता है, केंद्रक करता है। फिर बात करते हैं केंद्रक झिल्ली की। तो दोस्तों ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक के आसपास जो झिल्ली पाई जाती है इसी को कहा जाता है केंद्रक झिल्ली, जो केंद्रक को घेरने का काम करती है और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि केंद्रक की रक्षा भी करती है। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद में हम यहाँ पर चलते हैं न्यूक्लियोलस या केंद्राणु में। तो दोस्तों ये जो न्यूक्लियोलस या केंद्राणु है इसी में राइबोसोम का निर्माण होता है। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखनी है, राइबोसोम का निर्माण होता है। उसके बाद में आपको दिखाई देंगे दोस्तों राइबोसोम। तो राइबोसोम की हम बात करें ना दोस्तों, तो ये राइबोसोम क्या करते हैं, तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, कोशिका के अंदर, तो राइबोसोम करते हैं। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पढ़ा था कि कोशिका का ऊर्जा घर है और इसमें एटीपी के रूप में ये हमें ऊर्जा देता है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव। देखो कोशिका के अंदर जितना भी द्रव आपको भरा हुआ दिखाई दे रहा है इसको नाम दिया जाता है कोशिका द्रव। और ये एक जेली जैसा द्रव पदार्थ होता है जिसमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। मतलब कोशिका के अंदर एक द्रव भरा हुआ है जिसे कोशिका द्रव कहा जाता है और इसी कोशिका
द्रव में जितने भी कोशिका के अंग है अंदर के, वो सब तैरते रहते हैं। दोस्तों एक आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको दिखाई दे रहा है ना केंद्रक के आसपास जितना भी, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बताया था कि ये कोशिका का कंकाल होता है जो कोशिका को सहारा देता है। ये दो प्रकार का होता है, तो खुरदुरा जो जिस पर आपका क्या होता है, तो खुरदुरा जिसमें होता है राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, और एक आपका चिकना जो कि लिपिड का काम करता है जिसमें वसा रहता है। अगला आता है दोस्तों गोल्जिकाई। यहाँ पर आपको गोल्जिकाई दिखाई दे रहा है, तो ये जो गोल्जिकाई है ना, ये क्या काम करता है, तो गोल्जिकाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, ये पैकिंग का काम करता है। मतलब कोशिका में एक पदार्थ को दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जो काम करता है वो गोल्जिकाई करता है, इसीलिए इस गोल्जिकाई को कोशिका का डाकघर बोला जाता है। फिर आता है दोस्तों लाइसोसोम। तो मैंने आपको ये बताया था कि लाइसोसोम जो होता है क्या होता है, तो कोशिका के अंदर या फिर कोशिका के जो लाइसोसोम है इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं। जो लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम ऐसे होते हैं कि जब भी कोशिका का जीवन काल पूरा हो जाता है तो वो एंजाइम अपघटित हो जाते हैं और कोशिका को फाड़ देते हैं, तो यहीं से कोशिका मर जाती है। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती थैली कहा जाता है। फिर सेंट्रोसोम आता है जो कि कोशिका विभाजन में सहायता करता है। साइटोस्केलेटन आता है जो कि कोशिका को आकार देता है और अंदरूनी संरचना देता है। और उसके बाद में रिक्तिका आती है जो कि पदार्थों के भंडारण और उत्सर्जन में सहायता होती है। रिक्तिका के बारे में अपन ने नहीं पढ़ा था दोस्तों। रिक्तिका अगर हम देखें ना तो ये काम क्या कर रही है, तो कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ को स्टोर करने का या भंडारण का काम हो रहा है वो सब की सब चीजें रिक्तिका कर रही है। तो दोस्तों ये पूरी कोशिका का ओवरव्यू आपके सामने मैंने रखा है। कोशिका क्या होती है और कोशिका का काम क्या होता है, पूरी कोशिका के बारे में अपन ने जाना है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास और आपके आज के क्वेश्चन आपको बेहद अच्छे लगेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।